हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर डीडीए की तरफ से जेईई की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि आपको पता चल ही गया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो डीडीए है वो क्या चीज है, कैसे उसमें डेवलपमेंट होता है, कैसे वो कार्य करती है, जेईई को क्या कार्य करना होता है, जेईई को वहां पर सैलरी कैसे मिलती है, फ्लैट मिलता है कि नहीं मिलता है, एवरीथिंग वी विल टॉक इन दिस वीडियो। सो ऑल योर डाउट विल बी क्लियर। सो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पर। देखिए गाइज, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यह एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए और इसके थ्रू वैकेंसी आई है। तो फिलहाल में हम लोग एक संक्षिप्त में देख लेते हैं कि वैकेंसी में कितनी सीट है, डेट वगैरह क्या है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जेईई के लिए वैकेंसी आई है। एक्चुअल में यहाँ पे और सारे पद है, जैसे ट्रांसलेटर हो गया, लेकिन हम फिलहाल में बात करेंगे जेईई के लिए। तो जेईई की जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर सिविल के लिए 220 पद है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों कॉमन है, उनके लिए है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 35 पद। बट आप इसको सिर्फ और सिर्फ ना समझिए, दिस इज नॉट ओनली 35 पद अच्छे पद है, आप इसको फाइट करिए बस। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 11/6/2022 है, लास्ट डेट 10/7/2022 है। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज है कि टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट को ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है। तो फिक्स कर दिया गया है 1/9/2022 से 30/9/2022 के बीच में, मतलब कि सितंबर महीने में कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। और देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2016 में, 6 साल पहले, तो वहां पर जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दिया गया था उसी डेट पे एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब कि जो एग्जामिनेशन है डिले हो गया था। लेकिन इस बार आप बिल्कुल एकदम श्योर रहिए कि आपका एग्जामिनेशन लगभग उसी डेट पे होगा, क्योंकि इस बार कोई रीजन नहीं है डिले होने का। अब बीच में ऐसा कोई त्रासदी वगैरह हो जाती तो अलग बात है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक और अच्छी चीज है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है, बीई या बीटेक जेईई पद के लिए एलिजिबल नहीं है। सो दिस इज वेरी बेस्ट चांस फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स। और उसके बाद और एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि डीडीए जो है ना, कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब अनबिलीवेबल है। अभी आगे आप देखिएगा, जब डिटेल में आपको बताएंगे। तो आपको बता दें, ग्रुप बी में आप रहेंगे, अब लीजिए ग्रुप बी के अधिकारी बनेंगे। अब क्या चाहिए, वो भी दिल्ली जैसे सिटी में रहेंगे और हमेशा, मतलब जब तक आपकी जॉब रहेगी आप दिल्ली सिटी में ही रहेंगे, कहीं वहां से और अदर ट्रांसफर नहीं लेंगे। सो समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी जॉब है। और इसके अलावा जैसे बात करें कि फी की, तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 1000 फी है और अदर SC ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। और जानते हैं SC ST के लिए और भी ज्यादा फैसिलिटी, जैसे कि आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी, मतलब कि जो टीए होता है आपको मिलेगा। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको यात्रा करने में जो टिकट लगेगा ना, उस टिकट का फेयर भी आपको मिलेगा। सो कितनी ज्यादा फैसिलिटी इसमें है, तो आपको सुनकर के मजा आ ही गया होगा। और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल ही गया होगा। अगर नहीं चला है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे दिए, वहां से उसको आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। चलिए फोकस करते हैं कि जो डीडीए वो क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल्स क्या है, सैलरी क्या है और उसमें काम क्या करना होता है, फ्लैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एवरीथिंग्स पे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज डीडीए। देखिए, जो डीडीए है, डीडीए का फुल फॉर्म होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1957 में किया गया था 30 दिसंबर को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका इस्टेब्लिश करने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि जो दिल्ली है, क्योंकि वह इंडिया का कैपिटल है ना और बहुत बड़ी सिटी है, तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि हर एक फील्ड के डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ सोचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपेयरिंग करे, मतलब मान लीजिए कहीं नाली बनाना है तो कोई कंपनी है जो कि नाली बना दी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाली बना दी, लेकिन जो एक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो नाली तो बनाए लेकिन फ्यूचर को भी ध्यान में रख करके, इस तरह से काम करती है डीडीए। डीडीए जो होती है उसका जो मेन फोकस होता है कि आज तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम कैसे इस काम को करें कि फ्यूचर तक ये काम चले हमारा, या फ्यूचर में भी हम इस काम का योगदान ले सके। तो इस तरह से फ्यूचरिस्टिक कार्य को करती है आपका डीडीए। अब देखिए, जो डीडीए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या यह सरकारी है कि प्राइवेट है। यह पूर्ण रूप से सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब हम लोग फोकस करते हैं कि जो डीडीए है वो काम क्या क्या करती है। तो देखिए, डीडीए के अंडर में बहुत सारे काम होते हैं। कुल मिला जुलाकर आपको बता दें कि डीडीए का मेन फोकस होता है कि दिल्ली में चाहे किसी भी फील्ड में हम डेवलपमेंट कैसे करें, लेकिन फिर भी इसका कुछ ऐसे फील्ड है जहां पर मेन फोकस होता है। जैसे फर्स्ट वाला जो मेन फोकस होता है हाउसिंग प्रोजेक्ट पर। हाउसिंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? हाउसिंग प्रोजेक्ट का मतलब है कि यह जो डीडीए ऑर्गेनाइजेशन है, यह क्या करती है कि दिल्ली में
दिल्ली जैसे सिटी में जहाँ की इतना कंडेंस एरिया, जहाँ की जमीन मिलना बहुत मुश्किल वाली काम है। आपको मेन सिटी में तो जमीन मिल ही नहीं सकती, कहीं दूर 200-300 किलोमीटर के रेंज में ही जमीन मिलेगी हो सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के अंडर में आपको क्या करती है डीडीए की, फ्लैट बनवा करके, मतलब फ्लैट का मतलब एक फ्लैट नहीं बनवाएगी, पूरा बिल्डिंग बनवाती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा बिल्डिंग बनवा करके उस बिल्डिंग को सेल करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ रही है तो वह जो बिल्डिंग बनेगी वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है तो फ्री रहेगी, नहीं, फ्री नहीं रहेगी। वह जरूरतमंद के हिसाब से बिल्डिंग बनाती है। मतलब आपका बजट मान लीजिए 10 लाख का है तो 10 लाख के हिसाब से बिल्डिंग बनाएगी, करोड़ों का बजट है तो करोड़ों के हिसाब से बिल्डिंग बनाएगी। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग बनवाई है, किस किस लोकेशन पर, और उसको कितने कितने में सेल किया है। तो ये मेन फोकस होता है कि यह क्या करती है डीडीए कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाती है, उस बिल्डिंग्स में 2 BHK 3 BHK इस तरह से फ्लैट बनाती है, उस फ्लैट को बजट के अनुसार सेल करती है। ये तो हो गया मेन फोकस। लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए बिल्कुल जो गरीब लोग हैं जो कि उसको खरीद ही नहीं सकते, फ्लैट वो ले ही नहीं सकते, तो वो कहाँ रहेंगे, रोड पे तो रहेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह भी एक दायित्व बनता है कि उनको भी भाई कहीं रहने के लिए व्यवस्था करे। तो ऐसे में जैसे पीएम आवास योजना वगैरह आता है तो उस पीएम आवास योजना को भी दे दिया जाता है डीडीओ को ही, डीडीओ उसको बनवाती है, फिर उसको बनवाने का जो खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से लेती है, लेकिन उसमें जो रहेंगे लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनको फ्री में आवंटन कर दिया जाता है उस फ्लैट को। तो इस तरह से भी प्रोजेक्ट यह देखती है डीडीए। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डीडीए के द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट को चलाया जाता है और उसको बना के सेल किया जाता है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे आपके पास 67 वर्ग मीटर स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर आपके दिल्ली में है, आपके नाम की, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, तो आप फिर फ्लैट वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए हमारे कहने का मतलब यही है कि डीडीए फ्लैट बनाती है तो जरूर, लेकिन आपका खुद अगर प्रॉपर्टी है दिल्ली में तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, आप इनकम किए हैं, तो रहने के लिए वो फ्लैट बनवा करके आपको दे देगी। आप उसको जितना आपके पास पैसा है उसके अनुसार खरीद लीजिए। जैसे 10 लाख रुपया है तो 10 लाख का फ्लैट ले लीजिए, अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ वाला फ्लैट ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है खुद का, वो भी 67 वर्ग मीटर स्क्वायर के से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो आप फिर वो डीडीए का जितना भी प्रोजेक्ट है हाउसिंग वाला उसमें अप्लाई नहीं कर सकते कि हमको फ्लैट चाहिए। तो यही है हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ गरीबों का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या होता है। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट को देखती है डीडीए। लैंड से रिलेटेड कैसा, जैसे मान लीजिए कमर्शियल लैंड्स हो गया, लैंड मैनेजमेंट करना है, लैंड को डिस्पोजल करना है, लैंड पूलिंग करना है एंड लैंड का कास्टिंग करना है। तो इस तरह से जितने भी लैंड से रिलेटेड वर्क होते हैं वो भी डीडीए के द्वारा देखा जाता है। अब आप इसमें आप कहेंगे सर लैंड का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मान लीजिए कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास जमीन पड़ा हुआ है, तो उस जमीन को रेंट पे दे सकती है। मान लीजिए उसके पास जमीन है, उसको वो सेल करना चाहती है, तो अच्छा दाम मिलेगा तो सेल भी कर सकती है, किसी का खरीद भी सकती है। उसके बाद मान लीजिए कि उसके पास फालतू का लैंड पड़ा है, तो उस पर छोटे छोटे दुकान के लिए या फिर कह लीजिए कुछ शॉपिंग मॉल्स वगैरह खोलने के लिए वो रेंट पे दे सकती है, या फिर खुद का दुकान टाइप बिल्डिंग बनवा करके लोगों को किराए पे दे सकती है कि भैया इसमें आप लोग बिजनेस वगैरह करिए। तो यह जो वर्क होता है डीडीए के द्वारा, जो कि लैंड से रिलेटेड होता है, उसको भी डीडीए के द्वारा ही देखा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लैंड से रिलेटेड और हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड डीडीए कार्य करती है। और इसके अलावा भी जैसे, और ऐसी बात नहीं कि दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का कार्य अलग से करना है तो डीडीए नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रोच करेगी तो डीडीए उसको भी करेगी। तो इस तरह से कुल मिला जुला के पूर्ण रूप से दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे होगा उसको फ्यूचर में देखते हुए यह प्लानिंग करती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डीडीए करती क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि डीडीए में अगर आप जेई बनते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए आप डीडीए में जेई बन जाते हैं, सिविल ब्रांच से हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, चाहे मैकेनिकल ब्रांच से, तो आपको करना यह होगा कि पहले तो आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा 2 सालों के लिए और आपको ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेंड करने के बाद आपको अलग अलग फील्ड में दे दिया जाएगा। मान लीजिए आप सिविल ब्रांच से किए हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं प्लानिंग बनाने का, योजना बनाने का कार्य आपको दे दिया जाए, या फिर इसके अलावा आपको मान लीजिए कि कोई स्कीम्स उसको अप्लाई करने का, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में कोई स्कीम चल रही है कि हम यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे कैसे, उसका स्कीम का जो योजना बनाएंगे कैसे, यह जेई का कार्य होता है।
इसके अलावा जैसे अपने सुपीरियर हैं, आप किसी सीनियर के साथ में है तो उनको असिस्ट करने का कार्य कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ मेंटेनेंस रिपेयरिंग वगैरह का कार्य जेई के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर हम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मेन जो कार्य होता है वो सिविल का होता है, जैसे गोल्स के से रिलेटेड प्लानिंग करना, उसको ड्राफ्टिंग करना, उसको एक्सिक्यूट करना, ये सब जेई जो होते हैं सिविल से रिलेटेड उनका कार्य होता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मेनली कार्य होता है जब रूट लेवल पर कार्य हो जाता है, जैसे लैंड हम ले लिए, उस पर अपना डिजाइन कर लिए, बिल्डिंग वगैरह बन गई, तो बिल्डिंग वगैरह बनने के बाद अब उसमें वायरिंग करना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थ्रू की जाती है, या फिर मैकेनिकल वाले मिलकर करते हैं। उसके बाद आपको बता दें जैसे कि कोई डिजाइन है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद आपका जैसे रिसर्च करना, ये सभी कार्य जो होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, जेई के द्वारा किए जाते हैं। तो जब आप जेई बन जाएंगे, आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा, 2 साल के बाद आपको अलग अलग, क्योंकि उसमें इंटरनल भी विभाग होते हैं ना, तो अलग अलग विभाग में आपको नियुक्ति दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपका डिजाइनिंग वाले विभाग में नियुक्ति हो गया, तो आपको जीवन भर बस प्लानिंग ही करना होगा कि किसी भी लैंड से रिलेटेड अगर बिल्डिंग बनवानी है तो वहां पर हम कैसे उसका नक्शा बनाएंगे वगैरह वगैरह। और अगर मान लीजिए मेंटेनेंस विभाग आपको दे दिया जाता है, तो उस विभाग में जितने भी चीजें हैं उससे रिलेटेड आपको मेंटेनेंस वर्क हमेशा देखना होगा, रिपेयरिंग करवाना होगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपको किस विभाग में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो आई होप कि आप पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम सिलेक्शन कैसे लें। तो सिलेक्शन लेने के लिए देखिए, पहले आपको तो एग्जाम देना होगा, वो भी रिटेन। और एक चीज आपको बता दें कि सिर्फ एक ही एग्जाम देना होगा, रिटेन, जो कि एमसीक्यू होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 में से 80 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि टेक्निकल से, 40 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक्निकल से। 120 क्वेश्चंस, 120 नंबर का भी रहेगा, 2 आवर्स का समय रहेगा आपके पास। आपको बता दें कि अगर सिविल ब्रांच है आपका तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का रहेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच है तो उन लोगों के लिए कॉमन पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से, 40 क्वेश्चन मैकेनिकल से टेक्निकल पार्ट में पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन अलग से नॉन टेक के सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबके कॉमन रहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है उसका एग्जामिनेशन जो होता है कैसे होता है, उसका पूरा पैटर्न है वो क्या होता है। अब अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर लेते हो तो डायरेक्टली आपका फिर डीबी होगा, उसके बाद छोटा सा मेडिकल होता है, इतना बड़ा मेडिकल नहीं होता है। नॉर्मली आपको देखा जाता है कि हाँ फिजिकली फिट है तो बस, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद 2 साल के बाद फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, मतलब कि रेगुलर बेस पे आप कार्य करेंगे। और आपको बता दें कि ट्रेनिंग पीरियड में और जब रेगुलर रहेंगे तब भी आपकी जो सैलरी है शुरू से ही लग जाती है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको सैलरी अच्छी खासी मिलने लगेगी। 4200 ग्रेड पे वाली 35,400 जो बेसिक पे वो अप्लाई हो जाता है। कुछ अलाउंस जो होते हैं कटते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अलाउंस यहाँ पे लग जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, मतलब सैलरी अच्छी खासी मिलने लगती है। अब आपको बता दें कि सैलरी इसमें कितनी मिलती है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की अगर अच्छी है तो मजा आएगा जॉब करने में। तो बता दें कि सैलरी यहाँ पर आपको 4200 ग्रेड पे मिलती है और 35,400 बेसिक पे होता है। 35,400 बेसिक पे होता है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 55 प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है, सब कुछ काटे पीटने के बाद 55 प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, नॉर्मली अगर आप जल निगम वगैरह में या कहीं और विभाग में कार्य कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा ग्रामीण एरिया में आपकी पोस्टिंग हुई है, और अगर बेसिक पे 35,400 ही है तो आपकी सैलरी बहुत होती है, तो 35 या 36 या 40,000 के आसपास चली जाती है। लेकिन आपको बता दें कि आप दिल्ली जैसे महानगर में है ना, तो वहां पर आपकी जो सैलरी है अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि अलाउंस बढ़ जाते हैं। तो इसके वजह से भले ही आपका बेसिक पे 35,400 है, लेकिन अलाउंस काफी मिलते हैं, उसकी वजह से आपकी सैलरी 55 प्लस चली जाती है। आपको रहने के लिए घर मिलेगा, अच्छा खासा फ्लैट टाइप, तो ये बहुत अच्छी खासी जॉब हो जाती है। ग्रुप बी में आप रहते हैं, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब होती है। अब इसके अलावा मेन पॉइंट आपको बताते हैं गाइस स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर प्रमोशन वाला जो एरिया है ना, गजब का एरिया, मतलब ऐसा प्रमोशन तो किसी विभाग में होता ही नहीं है जेई के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जेई से एई बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है। 3 साल के बाद अगर पोस्ट खाली रही एई की, तो 3 साल के बाद आपको एई बना दिया जाता है। मतलब समझ सकते हैं कितना जल्दी प्रमोशन आपको मिलता है। उसके बाद एई के बाद फिर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया जाएगा, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर उसके बाद आप चीफ इंजीनियर बन जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट जो प्रमोशन होता है ना, गजब का होता है। 3 साल में ही आपको जेई से एई बना दिया जाता है। 5400 ग्रेड पे आपका लग जाएगा, एई बनते ही आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। सैलरी आपकी 90,000 के आसपास चली जाती है। सो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है, बहुत ही खतरनाक जॉब है। ग्रुप बी में रहेंगे, आप क्या चाहिए। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो डीडीए है उसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है, उसमें काम क्या करने होते हैं, और उसके बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, सिलेक्शन कैसे लेंगे,
एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और प्रमोशन वगैरह कैसे होता है। तो आई होप कि आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो का पे करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।